जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। आज का आपका टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, जो ये क्षेत्रीय परिषद है ये चर्चाओं में क्यों रहा, इसकी चर्चाओं में रहने का कारण क्या है, ये आज हम आपको क्षेत्रीय परिषद क्यों पढ़ा रहे हैं, इन सभी के ऊपर चर्चाएं होने वाली हैं। जो ये क्षेत्रीय परिषद है, हाल ही में गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने 25वीं बैठक की है किसकी, क्षेत्रीय परिषद की, और वो कहाँ करी है, वो दीव में करी है। अपने दमन दीव का नाम सुना होगा। तो दीव में हाल ही में गृह मंत्री जी ने क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक की, यानी 25वीं बैठक की। तो इसीलिए चर्चा में रहा है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, ये सारी चीज़ें जानने हैं। आपको पता चला कि क्षेत्रीय परिषद क्यों चर्चा में रहा है। तो हाल ही में गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक दीव में संपन्न की। तो जो क्षेत्रीय परिषद है ये कैसा निकाय है, ये एक निकाय है। तो ये कैसा है, एक सलाहकारी ये सलाहकारी निकाय है, या आप इसको परामर्शदात्री बोल सकते हो। ये सलाहकारी निकाय है या एक कैसा निकाय है, ये परामर्शदात्री निकाय है। फिर आप इसको गैर संवैधानिक संस्था भी बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक संस्था। तो ये कैसी संस्था है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब है कि जो क्षेत्रीय परिषद है इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये सलाहकारी संस्था है या परामर्शदात्री संस्था है, और ये जो सलाह दे रही है वो मानना बाध्य नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है, यानी सलाह मानना। क्षेत्रीय परिषद ने जो बातें कही है वो सलाह मानना, बाध्य नहीं है, सलाह माना क्षेत्रीय परिषद ने बेटा कुछ बातें कही हैं तो वो बातें जरूरी नहीं है कि वो बातें मानी जाएंगी। तो ये क्या है, एक एडवाइज़र के रूप में काम करती एक सलाहकारी संस्था है, या फिर परामर्शदात्री संस्था है, या गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब है कि इसका संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, और इसने जो अपना बातें कही हैं वो बातें जरूरी नहीं है कि वो मानी जाएं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे कि वो बातें मानी जाए। इसका काम है सलाह देना। और यदि हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं बेटा, यदि क्षेत्रीय परिषद को लेकर चले पुनः, क्षेत्रीय परिषद जो बेटा ये क्षेत्रीय परिषद है, इसका जो गठन है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1956 में इसका गठन हुआ। बाय किसके द्वारा इसका गठन किया गया बेटा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, जब 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था तो तब देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति थे। और इसका जो गठन किया गया है, यानी गठन 1956 बाय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी अंडर धारा 15। ये पूछा गया है क्वेश्चंस कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो गठन किया गया है कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया, तो 15 के अंतर्गत किया गया है। अब क्षेत्रीय परिषद के गठन की जो सिफारिश है बेटा, क्षेत्रीय परिषद के गठन की सिफारिश करने वाला कौन था, तो फजल अली आयोग। बेटा ये जो फजल अली आयोग है, इस फजल अली आयोग ने क्षेत्रीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1956 में अंडर धारा 15 के तहत राष्ट्रपति जी के आदेश पर किसका गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। बेटा जो ये क्षेत्रीय परिषद है, तो अभी इसका अध्यक्ष कौन होता है आपको पता होना चाहिए। जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है बेटा वो गृह मंत्री होता है।
और गृह मंत्री को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन बनाता है बेटा? तो इसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति। तो जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार बेटा किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति ही क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बेटा आपको अध्यक्ष पता चला तो आपको उपाध्यक्ष भी पता होना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है, जिस राज्य में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उस राज्य का सीएम, यानी बैठक जहां पर होएगी, जहां पर बेटा बैठक हो रही है उस राज्य का जो सीएम है उस राज्य का क्या होता है? वो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। यदि इस बार उत्तर प्रदेश में बैठक होनी है तो इस बार क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहेगा? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट टाइम यदि कहीं और होनी है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। ये बातें क्लियर है बेटा? तो अभी 2-3 बातें आपको बताई हैं तो फिर आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। तो जो बेटा क्षेत्रीय परिषद है, यानी हाल ही में गृह मंत्री ने 25वीं बैठक यानी क्षेत्रीय परिषद की कहाँ की? तो दीव में की है। क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है, ये गैर संवैधानिक संस्था है और इसने जो सलाह दी है वो सलाह इसकी मानना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसकी सलाह मानेंगे, तो ये है कि सलाह मानना बाध्य नहीं है, बट ये अपनी सलाह दे सकता है। अब क्षेत्रीय परिषद का बेटा आपको पता चला है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति 1956 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अंडर धारा 15। तो इसकी सिफारिश कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद के गठन के लिए फजल अली ने इसकी सिफारिश की थी। एक आयोग बना था फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? जहाँ पर इसकी बैठक होती है वहीं के सीएम जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बेटा अब इसके सदस्यों की बात करते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसमें सदस्य कौन होते हैं? बेटा सभी राज्यों के, मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ, सभी जो राज्य हैं सभी राज्यों के जो सीएम हैं वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। प्लस जो बेटा यूटी हैं, जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के क्या होते हैं? यानी प्रशासक, वहाँ के प्रशासक होते हैं। और क्या होता है बेटा इसमें? यानी जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इसके क्या होते हैं बेटा? यानी सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो यूटी के प्रशासक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्लस प्रत्येक राज्य से जो 2, मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, 2 मंत्री इसके क्या होते हैं बेटा? सदस्य होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो राज्य, आपको पता चला कि 2 मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यूटी के प्रशासक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेटा पता चल गई। और जो हमारा नीति आयोग आपने सुना होगा, कौन होता है बेटा? एक नीति आयोग का नाम सुना होगा। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो क्षेत्रीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। पहले बेटा नीति आयोग नहीं था, योजना आयोग था, तो योजना आयोग के इसमें सदस्य हुआ करते थे। ये चीज़ें आपको यदि क्लियर हैं तो इसके बाद में बेटा आपको जानना है कि जो क्षेत्रीय परिषद है इसका कार्य क्या होता है। आपको इसके कार्यों के बारे में जानना है कि क्षेत्रीय परिषद किस लिए गठित की जाती हैं, या फजल अली आयोग ने जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करने की बात करी थी उनके पीछे कारण क्या था, उन्होंने क्यों कहा था कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए। तो इसके पीछे का कारण है बेटा क्षेत्रीय जो परिषद हैं तो ये किस लिए गठित की जाती हैं? यानी राज्यों के बीच में सहयोग बना रहे, राज्यों के बीच में जो सहयोग है बेटा, राज्यों के बीच में सहयोग एवं समन्वय, राज्यों के बीच में बेटा स्टेट, 2 स्टेटों के बीच में, 2 से अधिक स्टेटों के बीच में सहयोग बना रहे और जो समन्वय है वो बना रहे। और बेटा यदि 2 राज्यों के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच बेटा यदि कोई विवाद होता है, राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो रहा है, यदि कोई विवाद होता है, कोई विवाद, तो उस विवाद का बेटा निपटारा करना किसका काम होता है? क्षेत्रीय परिषद का काम होता है। आपको पता है कि 2 राज्यों में आपस में विवाद चलता रहता है, सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है, जल को लेकर विवाद चलता रहता है, यानी नदी का जल इधर नहीं जाएगा इधर जाएगा, मुझे पानी कम मिला है तुम्हें अधिक मिला है। आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद जो है वो काफ़ी दिन से चला आ रहा है, सिंधु जल विवाद जो है वो काफ़ी दिन से चला आ रहा है। ऐसे ही भारत में काफ़ी नदियों को लेकर जल विवाद चल रहा है। जल विवाद हो या अन्य कोई भी
विवाद हो तो दो राज्यों के बीच जमीन या जल या अन्य किसी विवाद से संबंधित जो समाधान है वो करने का अधिकार किसका होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का होता है। तो क्षेत्रीय परिषद क्या काम करती है? दो राज्यों के बीच यदि बेटा कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने का काम जो होता है वो किसका होता है? वो क्षेत्रीय परिषद का काम होता है कि दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो रहा है तो उस विवाद को बेटा निपटाया जाए। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट बेटा यहाँ ये है कि काफ़ी बार क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं। बेटा वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद चल रही हैं? तो वर्तमान में हमारी 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 6 जो क्षेत्रीय परिषद हैं ये कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषद हैं। क्लियर हुआ? तो एक तो बेटा हमारी नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद हो गई, एक साउथ क्षेत्रीय परिषद हो गई, एक ईस्ट क्षेत्रीय परिषद हो गई और एक वेस्ट क्षेत्रीय परिषद हो गई और एक क्षेत्रीय परिषद बेटा हमारी कहाँ है? एक क्षेत्रीय परिषद हमारी बीच में है, तो इसका हमने नाम दे दिया मिडिल क्षेत्रीय परिषद। इसका नाम है बेटा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका नाम है बेटा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका नाम है बेटा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ये चीज़ें क्लियर हो गई? आगे बढ़े। इसका नाम है बेटा मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो एक परिषद और है बेटा जो हमारी यानी उत्तर और पूर्व में है, तो उसका नाम है बेटा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में मैंने देखा आया है कि वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो वर्तमान में बेटा हमारी कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मिडिल क्षेत्रीय परिषद और हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बेटा। ये जो हमारी क्षेत्रीय परिषद हैं, अब बेटा इनमें क्या है, पूरे भारत में हमारे 28 राज्य चल रहे हैं और जो यूटी चल रहे हैं प्रेजेंट में 8, तो यूटी जो 8 यूटी और 28 राज्य हैं, तो बेटा हम उनकी बात कर रहे हैं। यूटी बेटा घटते बढ़ते रहते हैं, आपको पता, पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, अब 8 हो गए। तो 28 राज्य और यूटी 8 जो हैं, इन सभी को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड किया गया? 6 क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड किया गया है। ये बात बेटा बिल्कुल आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बेटा कितनी क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड किया गया है? तो 6 क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक राज्य का नाम सुना होगा लद्दाख, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा पंजाब, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा यूपी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा राजस्थान, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा हरियाणा, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक का नाम सुना होगा बेटा दिल्ली, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तो दिल्ली और चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बेटा चंडीगढ़ भी इसी में आता है, चंडीगढ़। तो जैसे बेटा आपको पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंदर कितने राज्य आते हैं? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंदर बेटा 8 राज्य और 1 यूटी, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली 9 राज्य आते हैं विद यूटी। तो यूटी को मिलाकर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य आते हैं? तो यूटी को मिलाकर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में बेटा हमारे 8-9 राज्य शामिल होते हैं। अब जो हमारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद आपको पता चला, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? तो ये भी पता होना चाहिए। इसमें बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है। यानी आप खुद ही जानो बेटा, बिहार इसमें आएगा और क्या बेटा झारखंड इसमें आता है और क्या बेटा उड़ीसा इसमें आता है। आपको जानना है बेटा जो नॉर्थ ईस्ट कट गया है तो नॉर्थ ईस्ट वो वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा पूर्व में तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा। नहीं बेटा, इसमें कौन कौन से आते हैं? बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है और बेटा इसमें क्या आता है? यानी वेस्ट बंगाल, इसमें वेस्ट बंगाल आता है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर कितने राज्य आते हैं बेटा? 4 राज्य आते हैं। बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है और क्या आता है बेटा हमारा? वेस्ट बंगाल आता है। अब हमारा बेटा जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, हमें इसमें पता होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आप तो कुछ बोलो बेटा, इधर क्या है? गुजरात है,
और बेटा इधर क्या है, महाराष्ट्र है। ये बात बेटा क्लियर होगी। दमन एवं और क्या है, दीव है। और क्या है बेटा इसमें, दादर, दमन दीव है। और क्या बेटा इसमें, दादर नागर हवेली। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा आपको। यदि मैं बात करूँ जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है हमारा, इसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है और इसमें दादर नगर हवेली आता है। ये चीज़ें बेटा क्लियर हैं। दमन दीव और दादर नगर हवेली ये इसके अंडर में आता है। आगे बढ़ें। अब हमारा नीचे बचा बेटा क्या, साउथ क्षेत्र। देखो हमारा नॉर्थ हो गया है, ईस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया। अब बच रहा है क्या हमारा, साउथ। अब साउथ में बेटा आप खुद देखो कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। तो आपको पता होगा कि पुदुचेरी, आप इसको बेटा पांडिचेरी भी बोल सकते हैं। पुदुचेरी आता है और बेटा इसमें तमिलनाडु आता है और बेटा इसमें आंध्र प्रदेश आता है और बेटा इसमें कर्नाटक आता है। ये बात बेटा क्लियर हो गई। कर्नाटक कहाँ से आता है, तो दक्षिण में आता है। और दमन दीव कहाँ और पुदुचेरी कहाँ से आता है, तो दक्षिण में आता है। तमिलनाडु किस में आता है, तो दक्षिण में आता है। ये बात बेटा क्लियर है। इसमें क्या आता है, पुदुचेरी आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है। और बेटा आंध्र प्रदेश जब लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग क्या होता बेटा, तेलंगाना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो इसके अंदर क्या आता है, यानी तेलंगाना भी इसी के अंतर्गत आता है। ये बातें क्लियर हैं, क्लियर। अब बेटा आप एक बात बताओ, इधर हमने पुदुचेरी लिया तो पुदुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है, केरल में। तो जो केरल स्टेट है वो भी कहीं आएगा, क्योंकि सबसे दक्षिण का राज्य तो केरल ही है। तो हम दक्षिण को पढ़ रहे हैं तो केरल भी इसमें आता है। केरल, इधर केरल है तो इधर तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच में क्या है, यानी पुदुचेरी है। तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया। इनके ऊपर क्या है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये बातें बेटा क्लियर हैं। यहाँ ये आ गए। और बेटा ये जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य है इसमें क्या आएगा, यानी जो 7 सिस्टर हैं वो किस में आते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं। अब आपका क्या बच रहा है बेटा इसमें, यानी मध्य, मैं बात कर रहा हूँ मध्य क्षेत्रीय परिषद में क्या आता है बेटा, यानी छत्तीसगढ़ आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है मध्य क्षेत्रीय परिषद में, यानी इसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है इसमें बेटा। और इसमें यूपी आता है। यूपी बेटा नॉर्थ में भी कटता है, इसमें भी कटता है। आपसे कभी एक चीज़, ये मैंने बेटा आपको बताया है, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना, आपसे कभी इस तरीके के क्वेश्चन से एग्जामिनर ने आज तक नहीं किए, संभावना है कि आगे भी नहीं होंगे, कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, या फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया। साउथ क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, नहीं आया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, नहीं आया। मिडिल क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, नहीं आया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बताया गया है बेटा। मेन क्या है, मेन ये कि क्षेत्रीय परिषदें कितनी है बेटा, आपको मानना है कि नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, साउथ क्षेत्रीय परिषद, ईस्ट क्षेत्रीय परिषद, वेस्ट क्षेत्रीय परिषद और हमारा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद और हमारा बेटा मिडिल क्षेत्रीय परिषद। ये बात बेटा क्लियर हो गया। तो कौन सा, मिडिल क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषदें कितनी हैं, तो हमारी क्षेत्रीय परिषद जो हैं वो बेटा हमारी 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसी के साथ क्षेत्रीय परिषद आपका यहाँ होता है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो हुआ है बेटा वो फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन किसको किया था, यानी क्षेत्रीय परिषद की गठन के लिए किया था। तो बेटा इसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। यही जो फजल अली आयोग है तो इसका गठन कब हुआ था, यदि मैं गठन की बात करूं तो बेटा 1953 में विद 3 सदस्य है, यानी 3 मेंबर्स के साथ बेटा इसका गठन किया गया था। जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे बेटा, इसमें एक तो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष कौन था बेटा, 1 और 2 क्या थे बेटा इसके सदस्य। बेटा जो 2 ये अध्यक्ष था उसका नाम था फजल अली, इसी के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ा है, फजल अली। 2 सदस्य कौन कौन थे, एस.के. पनीकर, एक एस.के. पनीकर इसके सदस्य थे, एक का नाम था हृदय नाथ
कुंजरू, एक हृदयनाथ कुंजरू थे। बेटा ये 1953 में गठन हुआ था, बट इसकी जो फाइनली रिपोर्ट थी, जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो 1956 में आई थी। ये चीज़ क्लियर है। फजल अली आयोग का बेटा एक उपनाम है, उपनाम, इसको बेटा राज्य पुनः गठन आयोग, इसको बेटा राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बेटा फजल अली आयोग के गठन के पीछे का कारण क्या था? फजल अली आयोग का गठन बेटा क्यों किया गया था? आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, 1953 इसका गठन क्यों किया था? 1953 में आंध्र प्रदेश यानी पहली बार एक भारत का भाषाई राज्य बना था। आंध्र प्रदेश को बेटा तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। तो वैसे बेटा भाषा की मांग बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी। आज़ादी से पहले ही भाषा से संबंधित मांग चली आ रही थी, आज़ादी के बाद भी मांग चलती रही, और उसी के लिए एक जेवीपी समिति बनी थी, एक दरियाधर आयोग बना था। दरियाधर आयोग बेटा 1947 में बना था, जेवीपी समिति 1948 में बनी थी। उन दोनों की रिपोर्ट में कोई इतना खास दम नहीं था, तो फिर उनकी रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए पोटा श्री रामुलु आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में पोटा श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है और वो बेचारे स्वर्गवास हो जाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके प्रशंसकों ने यानी उनके चहेतों ने, उनको चाहने वालों ने यानी धरना प्रदर्शन इतना तेज कर दिया कि आंध्र प्रदेश की सड़कें जो थी वहाँ पर लहू लुहान कर दिए गए, और सब गवर्नमेंट जितने भी दफ्तर हैं सभी को उन्होंने बंद करा दिया गया। तो सरकार को आखिर पोटा श्री रामुलु की जनता के सामने झुकना पड़ा, और सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया। तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला बेटा कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। इसकी रिपोर्ट किस फजल अली आयोग के अनुसार। तो इसी के बाद में बेटा क्या बना था, यानी फजल अली आयोग बना था। तो ये 1953 में बेटा गठित हुआ था। इसके बाद यानी आंध्र प्रदेश जब तेलुगु भाषा के आधार पर बन गया, उसके बाद में ये गठन हुआ था, और इसकी रिपोर्ट 1956 में आई थी। बेटा अब इसकी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं वो आपको जानना है। जो रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले फजल अली आयोग ने ये कहा था कि भारत में जो ए, ब, स, द, बेटा भारत के राज्य 4 कैटेगरी में बटे हुए थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बनकर लागू हुआ था, तो भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ए, ब, स, द। किसको? भारतीय राज्यों को। तो फजल अली आयोग ने कहा था कि ए, ब, स, द 4 राज्यों की कैटेगरी बेटा समाप्त करो, और इनके स्थान पर क्या लेकर आना है आपको, यानी 14 राज्य और 6 यूटी। 14 स्टेट बनाने हैं और 6 क्या बनाने बेटा? यूटी बनाने, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना है। तो फजल अली की पहली मांग क्या थी? अवैध राज्य समाप्त करो, उनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करो। फिर उसने कहा था कि क्षेत्रीय परिषद, यानी क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय जो परिषद है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाए। तो यही क्षेत्रीय परिषद आज आपको पढ़ा रहे हैं, जो 1956 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार बेटा इसको गठन किया गया था। नेक्स्ट बेटा इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। इसमें कहा गया था बेटा कि भाषा के आधार पर राज्य जो है बेटा नॉट डिवाइड, नॉट, तो यानी भाषा के आधार पर राज्य डिवाइड नहीं होंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? जो क्षेत्र में 70% एक भाषा बोली जाती है, एक भाषा बोली जा रही है, उसको एक भाषिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था, जहां पर लोग 50% एक भाषा, 50% दूसरी भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र को बेटा द्विभाषिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये था बेटा कि जिस क्षेत्र में लगभग 30% लोग एक भाषा बोलते हैं, 30% लोग एक भाषा बोलते हैं और 40% लोग एक भाषा बोलते हैं,
अर्थात इसका मतलब है कि 30% उर्दू बोलते हैं, 30% हिंदी बोलते हैं, 40% तमिल बोलते हैं, या इस तरीके की कुछ 3 भाषा इस तरीके से बोली जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को त्रिभाषिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। क्षेत्र को भाषा के आधार पर घोषित कर सकते हैं, परंतु भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं डिवाइड किया जाएगा। ये किसने कहा था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था। और यही बात किसने कही थी? दर आयोग ने कही थी। यही सेम बात किसने कही थी बेटा? सेम बात कहने वाला कौन था? हमारा जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब बेटा जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीता रमैया। ये बातें आपके क्लियर हो गई होंगी, यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। तो बेटा एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, आज का टॉपिक आपका था क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद क्यों चर्चा में रहा है? हाल ही की मैं बात कर रहा हूं। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्षेत्रीय परिषद की यानी 25वीं बैठक कहाँ पे की है? दीव में की है। और दीव कहाँ पड़ता है बेटा? दमन दीव इधर पड़ता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी क्षेत्रीय परिषद की, यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक में हिस्सा लिया है? यानी 25वीं बैठक में हिस्सा लिया है गृह मंत्री जी ने। तो क्षेत्रीय परिषद चर्चाओं में रहा है। तो क्षेत्रीय परिषद बेटा क्या है? क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है, क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है, क्षेत्रीय परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है, और क्षेत्रीय परिषद जो सलाह देगा वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। उन सलाह को माना भी जा सकता है बेटा, और ऐसा नहीं भी माना जा सकता है। जो बेटा क्षेत्रीय परिषद हैं, इनका गठन 1956 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा धारा 15 के अंतर्गत किया गया था। यानी 1956 में इसका गठन हुआ, राष्ट्रपति जी ने किया। कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ? तो धारा 15 के अंतर्गत हुआ। पेपर बेटा यदि थोड़ा सा वो घुमाने की बात करें तो क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि तब भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, तो तब देश का प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहा था बेटा? आपको पता होना चाहिए, पीटी नेहरू। तो देश का प्रधानमंत्री कौन चल रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री चल रहे थे। प्रेसिडेंट्स कौन चल रहे थे? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेटा सिफारिश, ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी सिफारिश करने वाला फजल अली आयोग था या राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसका अध्यक्ष बेटा गृह मंत्री होता है, और किसी कारणवश यदि बेटा गृह मंत्री नहीं है तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार अन्य किसको बनाया जाएगा? वो डिपेंड किस पर करता है? राष्ट्रपति पर करता है। उपाध्यक्ष बेटा जिस क्षेत्र में इसकी बैठक होती है उस क्षेत्र का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं बेटा? जो जितने भी राज्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी यूटी के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, नीति आयोग के इसके सदस्य होते हैं, राज्यों के प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। बेटा इसका वर्क क्या होता है? जो क्षेत्रीय परिषद है किस काम को करती है? तो क्षेत्रीय परिषद का काम क्या होता है बेटा? यह 2 राज्यों के बीच जो विवाद होता है, जैसे कावेरी जल विवाद, सिंधु जल विवाद, नर्मदा जल विवाद, तो ये जो नदियों के विवाद चलते रहते हैं भारत में। आपको पता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद में चलता रहता है। कभी सीमा संबंधी विवाद हो जाता है, तो कभी मतलब एक गांव संबंधित विवाद हो जाता है, तो कभी जल संबंधित विवाद हो जाता है, तो कभी नदी संबंधित विवाद। मतलब ये विवादें बेटा चलते रहते हैं 2 राज्यों के बीच में। यदि किन्हीं 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करना क्षेत्रीय परिषद का परम कर्तव्य होता है। एवं यानी सभी राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय की भावना को बढ़ाना है। जिसके पीछे का 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद होता है तो उसका क्या निपटारा करना है। बेटा इसमें क्या है? सभी राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना को बढ़ाना है। बेटा ऐसा क्यों करना है? ताकि राज्यों की यानी राज्य जो है अच्छे से अच्छी क्या कर सके? प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि कर सके। 2 राज्यों के बीच यदि समन्वय रहेगा, 2 राज्यों के बीच यदि बेटा विवाद रहेगा तो दोनों राज्य आपस में आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। और बेटा 2 राज्य यदि समन्वय करके चलेंगे, आपस में सहयोग को बनाकर चलेंगे, तो दोनों राज्यों की मैं बात कर रहा हूं बेटा, दोनों राज्य आगे यानी तरक्की करेंगे, आगे वो बढ़ेंगे, दोनों राज्य डेवलपिंग होंगे। वो दोनों राज्य जो हैं बेटा, 2 राज्य बढ़ने के क्षेत्र कितने हो सकता है? वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ें, हो सकता है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तरक्की करें, यानी हो सकता है वो समाज के क्षेत्र में तरक्की करें, हो सकता है वो मतलब प्रत्येक चीज़ें जो है बेटा यानी जो सर्वांगीण विकास है,
सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है दो राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित होना। दोनों राज्य तब तक आपको सहयोग नहीं करेंगे तो तब तक इम्पॉसिबल है कि दोनों का विकास हो सके। तो वर्तमान में बेटा क्षेत्रीय परिषद कितनी है? तो 6 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और मिडिल क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में बेटा कौन कौन आता है? लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और बेटा चंडीगढ़ आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, यूपी आता है। तो इसी तरीके से यानी मैंने बताया वेस्ट में कौन कौन आता है, ईस्ट में कौन कौन आता है, साउथ में कौन कौन आता है। बट बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। तो ये स्लाइड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताया। इम्पोर्टेंट है तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है बेटा? ये इसलिए क्योंकि वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं। तो कितनी है बेटा? हमारी वर्तमान में हमारी 6 क्षेत्रीय परिषद चल रही हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम, मिडिल और उत्तर पूर्वी। तो वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्रीय परिषद नहीं है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी। तो कौन सी नहीं है बेटा? दक्षिण पश्चिमी। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? फजल अली आयोग। यही बीच में एक जिक्र आया था फजल अली आयोग का, तो मेरा विचार बना कि बेटा मैं आपको फजल अली आयोग के बारे में पूर्ण जानकारी दे दूं। तो फजल अली आयोग का गठन बेटा 1953 में किया गया था। इसमें 3 सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ था। एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। अध्यक्ष का नाम था फजल अली और इसी के नाम पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम फजल अली पड़ जाता है। और 2 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? यानी एस.के. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। बेटा इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो 1956 में रिपोर्ट आई थी और फजल अली आयोग का गठन यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद में किया गया था। इसकी रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें थी बेटा। इसकी रिपोर्ट ने कहा था कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनेंगे। ए, बै, से, द, ये जो 4 राज्यों की कैटेगरी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लागू की गई थी। 4 राज्यों की कैटेगरी बनाई गई थी। जब संविधान लागू हुआ था तो उन कैटेगरी को समाप्त करके उनके स्थान पर 14 राज्य और 6 यूटी बनाने की बात की गई थी। और बेटा इसमें कहा गया था जिस क्षेत्र में 70% लोग एक भाषा को बोलने वाले हैं उस क्षेत्र को एक भाषी क्षेत्र घोषित किया जाएगा और जिस क्षेत्र में 50% एक भाषा को बोलते हैं, 50% एक भाषा को बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को बेटा द्विभाषी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। और यदि कोई बेटा ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 30% भाषा एक क्षेत्र वाले बोलते हैं, 30% दूसरी भाषा बोली जाती है, लगभग 40% दूसरी भाषा बोली जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को त्रिभाषी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। परंतु किसी भी क्षेत्र को भाषा के आधार पर घोषित यानी किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर घोषित नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा क्या है कि इसमें जो बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं वो ये बातें हैं। अवैधता गठन, 14 राज्य, क्षेत्रीय परिषद, भाषा के आधार पर राज्य नहीं डिवाइड होंगे। तो जो क्षेत्रीय परिषद था, क्षेत्र परिषद इतना ही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे क्षेत्रीय परिषद में बहुत सारी बातें और भी हैं। यानी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यानी 25वीं बैठक की है दीव में, तो 25वीं बैठक किन मुद्दों को लेकर की है तो वो आपको पता होना चाहिए। वे मुद्दे कौन कौन से हैं? तो बेटा 25वीं मैं बैठक की बात कर रहा हूँ। 25वीं जो बैठक हुई है वो ये बैठक किसकी है बेटा? यानी क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय जो परिषद की बेटा ये 25वीं बैठक हुई है, ये कहाँ स्थान क्या है बेटा? यानी दीव। ये बैठक कहाँ हुई है बेटा? दीव में हुई है। कौन से नंबर की बैठक हुई है? 25वें नंबर की हुई है। तो इसका बेटा अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए गृह मंत्री। ये तो आपको पता है गृह मंत्री अध्यक्ष होता है, लेकिन तत्काल का गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। तो अमित शाह जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। लेकिन बेटा ये 25वीं बैठक में कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? ये जो पश्चिमी, ये बैठक किसकी थी बेटा? यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में ये कहा गया है कि जो भी राज्य पश्चिम में पड़ रहे हैं वो आपस में सहयोग को बनाकर रखें, समन्वय की भावना को रखें, और जो यदि 2 राज्यों के बीच आपस में विवाद हो रहा है तो उस विवाद को आगे ना बढ़ाएं, आपस में बैठकर उस विवाद का समाधान किया जाए
ताकि जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो वृद्धि है प्रत्येक क्षेत्र में, इस वृद्धि को आगे की ओर बढ़ा सके, ये अपने समन्वय का प्रतीक बन सके, ताकि अन्य राज्य भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही काफी है। Subscribe for more content.